ભાજપના પ્રવક્તા અને રાજ્યસભાના સાંસદ સુધાંશુ ત્રિવેદી ચૂંટણી પ્રચારમાં વડોદરા શહેરના મહેમાન બન્યા છે, ત્યારે આજે તેઓએ મીડિયાને સંબોધન કર્યું। ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીના બીજા ચરણમાં હવે ગણતરીના દિવસો બાકી રહ્યા છે, ત્યારે દરેક રાજકીય પક્ષના સ્ટાર પ્રચારકો દ્વારા પૂરજોશમાં પ્રચાર પ્રસાર આરંભી દેવામાં આવ્યો છે। ત્યારે વડોદરામાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની સભા યોજાઈ ગઈ, ત્યારે હવે ભાજપ દ્વારા પ્રવક્તા અને રાજ્યસભાના સાંસદ સુધાંશુ ત્રિવેદીને मैदाનમાં ઉતારવામાં આવ્યા અને આજે તેઓએ મીડિયાને સંબોધન કર્યું હતું। देखिए, जहाँ तक अगर आपने देखा होगा तो सबसे ज़्यादा दागी उम्मीदवार कौन सी पार्टी में है? हाँ, तो नहीं, मीडिया की जो रिपोर्ट है, हम ये कहना चाहते हैं कि यदि किसी भी प्रत्याशी की जो भी संपत्ति है, ये तो सार्वजनिक दृष्टि से होता है ना। तो आज की डेट में कोई सार्वजनिक रूप से किसी की भी कोई संपत्ति है तो जनता की नॉलेज में, उसमें कोई बात छुपी हुई हो, छुपा के ढका के कुछ किया हो तो बात हो सकती है, और जो बात सामने है तो जनता के सामने सामने ही दिखती है। नहीं तो बहुत सी होती है, अगर आपकी अचल मैं कह रहा हूं जो पॉलिटिक्स में नहीं भी रहता है 5 साल में उसकी अचल संपत्ति बढ़ती है कि नहीं? नहीं तो अब ये प्रतिशत की जो आप बात कह रहे हैं, देखिए मैं एक बात कह रहा हूं कि इसमें जो आप बात कह रहे हैं वो तो पब्लिक डोमेन में है ना। जो नहीं भी चुनाव लड़ता है, आपके मकान की कीमत बढ़ती कि नहीं 5 साल में? हाँ, तो रेशियो में अगर अलग है तो रेशियो आप चेक कर सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा याद दिलाया। पॉलिटिक्स में आने से एक चीज ऐसी होती है कि 3 पीढ़ी से अगर किसी ने कुछ भी ना किया धरा हो, मतलब नेहरू जी के बाद ना किसी ने नौकरी की है ना व्यवसाय किया है, फिर भी सैकड़ों करोड़ की संपत्ति कैसे आ जाती है, ये शोध करना चाहिए। और सैकड़ों करोड़ का इनकम टैक्स का नोटिस भी आ जाता है, ये शोध करना चाहिए। और इतना ही नहीं, पूरे भारत में होता है। बिहार में गरीब गुरबा की सरकार होती है और 30 साल में कोई कुछ नहीं करता परिवार का, और गरीब गुरबा की राजनीति, लालू जी ने कहा था ना, और उनके परिवार के लोग बिहार का सबसे अमीर परिवार हो जाता है। ना, मैं तो कह रहा हूं ना, आप शोध करके बताइए कि बगैर काम किए हुए सैकड़ों करोड़ की संपत्ति कैसे हो जाती है। आपने कहा ना संपत्ति थी और बढ़ गई, यहां कुछ किया ही नहीं, ये बगैर किए दे कृपा कहां से आ जाती है, ये आप शोध करिएगा। थैंक यू। ये प्रश्न तो आपको उनसे पूछना चाहिए। हमारे लिए सम्मुख कोई भी हो, हमारे लिए एक ही लक्ष्य है कि गुजरात जिस विकास और गौरव के पथ पर उत्तरोत्तर चल रहा है, उसको रोकने वाली शक्तियां जिन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय से लेकर राजनीतिक सामाजिक कानूनी सारे अवरोध खड़े किए, इसके उपरांत हमें विकास की उस नई ऊंचाइयों तक गुजरात को ले जाना है। बाकी सबको आपस में क्या करना है उन्हें तय करना है। प्रतीक्षा करिए, जल्दी ही मैनिफेस्टो रिलीज होने जा रहा है। नहीं, हो सकता जल्द, 1-2 दिन के अंदर। गुजरात में विकास हो रहा है, साथ में महंगाई भी बढ़ रही है, तो महंगाई कम करने के लिए तो पार्टी क्या करेगी? देखिए, महंगाई की दर आज भी निश्चित रूप से महंगाई बढ़ी है पिछले 3-4 वर्षों में, पर यह भी ध्यान रखिए विश्व में 63 देशों में महंगाई दर 10% से ऊपर है। ये इंग्लैंड में सारा सत्ता परिवर्तन क्यों हुआ है? अर्थव्यवस्था और महंगाई की वजह से। पूरा यूरोप महंगाई की दौर में, आप लोग प्रबुद्ध हैं, आप जाके देखिए। अमेरिका में भयंकर महंगाई, इसीलिए वो अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाते चले जा रहे हैं। चीन में स्थिति ये है कि वहां से सीधे खबर तो आती नहीं है, मीडिया में इस ढंग की खबरें थी कि हुनान प्रोविंस में बैंक डिफॉल्टर हो गए और इस कारण से बैंकों के बाहर टैंक लगाने पड़े। मैं श्रीलंका पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ। इतने बुरे दौर में भी, वैश्विक अर्थव्यवस्था के बुरे दौर में, यूं समझिए कि समुद्र में सुनामी आई हुई है, उसके बावजूद हमारा जहाज का कैप्टन यानी श्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी कुशलता के साथ उसे चलाते हुए ले जा रहे हैं। इस बुरे दौर में भी हमारी आज महंगाई की दर विकास की दर से नीचे, जबकि अच्छे से अच्छे दौर में, कांग्रेस के दौर में हमेशा विकास की दर महंगाई की दर के नीचे रहती। देखिए, दुर्भाग्य ये है कि शायद कांग्रेस के नेता अपने ही नेताओं के बारे में नहीं, स्वातंत्र वीर सावरकर भारत के इतिहास के एकमेव क्रांतिकारी हैं जिनको 2 जन्मों का कारावास हुआ।
और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस वर्ष में उनको 2 जन्मों का कारावास हुआ वो वर्ष था 1910, और 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष जानते कौन था? विलियम वेडनबर्न, ये ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी थे, इंपीरियल सिविल सर्विसेज के ऑफिसर के सदारत में बैठे थे। तो आप माफ़ी की बातें करते, आप तो मातहत थे। और दूसरा, यदि राहुल गांधी जी नाम में गांधी लगाए हैं तो कभी गांधी जी का भी तो कुछ पढ़ लिया करें। 26 मई 1920 को महात्मा गांधी ने स्वयं के द्वारा संपादित यंग इंडिया में एक आर्टिकल लिखा था जिसका शीर्षक था सावरकर ब्रदर्स, और उसमें महात्मा गांधी लिखते हैं कि इनमें से एक भाई विनायक सावरकर से मुझे लंदन में मिलने का मौका मिला, और आगे गांधी जी का शब्द है, मेरी नज़र में वो बहादुर, चतुर और देशभक्त है। गांधी जी कह रहे हैं मेरी नज़र में वो बहादुर, चतुर और देशभक्त हैं, और आगे वो लिख रहे हैं ब्रिटिश साम्राज्य की बुराइयों को उन्होंने मुझसे पहले पहचान लिया था। अब हम ओरिजिनल महात्मा गांधी को सही माने या आज के केवल और केवल गांधी का नाम रखने वाले, वन एंड एक्सक्लूसिव ओनली कॉपीराइट होल्डर का क्लेम करने वाले राहुल गांधी जी, लगता गांधी जी को ही नहीं पढ़ते, तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर स्थापित करके गुजरात में अपने गौरव और परंपरा के अनुरूप बड़ौदा को उच्च स्थान दिलाने का कार्य सरकार के द्वारा पूरी कुशलता के साथ किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अगर हम नॉलेज की दृष्टि से देखें तो बताइए, देश में हमारी सरकार आने से पहले भी हम इंटरमीडिएट रेंज और लॉन्ग रेंज मिसाइल बना लेते थे, पर हवाई जहाज नहीं बना सकते थे। यह बात तर्कसंगत नहीं लगती थी। मोदी जी की सरकार ने आने के बाद जो डिफेंस प्रोडक्शन में शुरुआत की है, आज आप बताइए कि भारतीय वायुसेना के लिए C-295 विमान का निर्माण यहीं वडोदरा में होगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एयरबस के साथ कोलैबोरेशन में होगा। ये विकास और नई टेक्नोलॉजी को एक नए मुकाम तक पहुंचाने का कार्य किया गया है। इसके अतिरिक्त हमें स्मरण आता है कि एक दौर था यहाँ पर जब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब होती थी कि लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते थे, शहर में भी, तो ये जानकारी लेके जाते थे कि कहीं वातावरण वहाँ ऐसा तो नहीं है कि कहीं कर्फ्यू लग जाए या कोई सांप्रदायिक तनाव हो जाए। वहीं आज पूरी तरीके से कानून की व्यवस्था की स्थिति सुगम है और सभी लोग पूरी सुरक्षा के साथ कार्य भी कर सकते हैं और कहीं पर भी मूवमेंट भी कर सकते हैं। और इसी के साथ कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए जो बुलेट ट्रेन है वो यहाँ से जा रही है, रेलवे स्टेशन को नया स्वरूप दिया जा रहा है, स्वच्छता क्लीनिनेस की दृष्टि से एक नया स्वरूप वडोदरा को दिया जा रहा है। ये सारी चीज़ें हम सब देख रहे हैं और इसी के साथ हम यह भी कहना चाहेंगे कि हमारी सरकार ने विकास, जन कल्याण और गुजराती अस्मिता, जिसमें राष्ट्र गौरव भी शामिल है, उसको तीनों को समान रूप से व्यक्त करने का कार्य किया है। तो गुजरात में यदि हम देखें, यहाँ पर यदि वायुसेना के लिए विमान बन रहा है तो अहमदाबाद में फाइनेंशियल टेक सिटी, भारत का पहला फाइनेंशियल टेक सिटी बनने जा रहा है। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि गुजरात में चुनाव की प्रक्रिया अब पूरी तेज गति के साथ आगे बढ़ रही है। हमारे तमाम कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के सघन जनसंपर्क, चुनावी सभा और प्रेस वार्ता के कार्यक्रम का यह दूसरा चरण चल रहा है। इसी सिलसिले में आज मैं यहाँ गुजरात की शैक्षणिक और सांस्कृतिक राजधानी वडोदरा में हूँ और यहाँ मुझे इसलिए भी एक अलग प्रसन्नता का अनुभव होता है क्योंकि मैं स्वयं भी विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहा हूँ। तो यहाँ के इस सांस्कृतिक और शैक्षणिक केंद्र में आकर एक अलग अनुभूति होती है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि विगत 27 वर्षों में गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की भिन्न भिन्न सरकारों ने, विशेषकर 2001 के बाद वर्तमान प्रधानमंत्री और जो उस समय मुख्यमंत्री रहे श्री नरेंद्र मोदी जी के पहले प्रत्यक्ष क्रियान्वयन के द्वारा और बाद में उनके मार्गनिर्देशन में आज गुजरात एक नया स्वरूप धारण कर रहा है। वडोदरा में भी यदि आप देखें तो एक बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ता है। यह वो क्षेत्र है
यहाँ महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने स्वतंत्रता से पूर्व के वर्षों में भी शिक्षा को एक बहुत ऊंचा मुकाम दिया था। शायद आज बहुत से लोगों को जानकारी ना हो कि ब्रिटिश इंडिया से कहीं बेहतर साक्षरता की दर बड़ौदा की रियासत में उस जमाने में होती थी। आज उसके बाद यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को एक नया मुकाम, नई ऊंचाई देने का काम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज आप देखते हैं कि हमारे यहाँ गति शक्ति यूनिवर्सिटी बन रही है, यहाँ पर IIIT यहाँ पर स्थापित हो रहा है। नॉलेज सिटी आप पहले ही देख चुके हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ पर स्थापित होने की प्रक्रिया एडवांस स्टेज में है। पानी को गुजरात के उन क्षेत्रों में पहुंचाने में सफलता हासिल हुई जिनके बारे में लोग कहते थे ऐसा कभी हो ही नहीं पाएगा। और प्राकृतिक खेती में चाहे डांग जिले को अथवा इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन का केंद्र जामनगर में बनना हो, चतुर्दिक यदि आप देखेंगे तो गुजरात में विकास के नए स्वरूप दिखाई पड़ रहे हैं। परंतु उसी के साथ साथ एक उदाहरण भी देना चाहता हूं, जैसे मोढेरा का गांव, ये भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव है, जहां लगभग सारे के सारे घर भी सौर ऊर्जा से ही चलेंगे। परंतु उसी के साथ वहां पर सूर्य भगवान का एक मंदिर भी होगा, यानी 21वीं सदी के नए टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड सोफिस्टिकेटेड एडवांस भारत का भी दृश्य होगा और आत्म गौरव अस्मिता से युक्त भारत का भी रिफ्लेक्शन उसमें दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ के निकट में ही माँ काली का मंदिर जो पावागढ़ में है, 540 या 42 वर्षों के बाद वहाँ पर ध्वजा पुनः स्थापित हुई। और वही आप देखिए 550 वर्षों के बाद श्री राम जन्मभूमि की भी ध्वजा उतनी ही गरिमा के साथ, स्वाभिमान के साथ उभरती हुई दिख रही है। और संभवतः मकर संक्रांति के आसपास जनवरी 24 में वह भी उभर कर सामने आएगी। इसलिए अस्मिता और गौरव, विकास और जन कल्याण, तीनों ही चीज़ों को लेकर समान रूप से आगे बढ़े। और मैं अंत में यह कहना चाहूँगा कि आज हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, हमारे प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल जी, दोनों संगठनात्मक और सरकार की दृष्टि से कुशलता से संचालन कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी का तो यह गृह राज्य है और प्रधानमंत्री जी के जो कुछ दिशा निर्देश में चल रहा है, वो जो कर रहे हैं, अगर हम देखें तो स्वतंत्रता के बाद जब सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार सरदार पटेल ने कराया था, भले ही बहुत से लोगों के मन में उस समय दूसरे विचार थे, कुछ लोगों ने इनडायरेक्टली खिलाफत भी की थी, रोक टोक भी की थी, परंतु आज अगर आप देखें तो चाहे पावागढ़ में माँ काली के मंदिर, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर, महाकाल, केदारनाथ या श्री राम जन्मभूमि, ये सब के सब सरदार साहब के उसी विचार को जो उन्होंने सूत्रपात किया था सोमनाथ से, उसको विराट रूप देने का काम मोदी जी ने किया है। और मैं कांग्रेस के लोगों से भी पूछना चाहूँगा कि सरदार साहब के विचारों को तो आपने बहुत रोकने का प्रयास किया, उनके साथ स्वतंत्रता के समय क्या अन्याय हुआ वह एक अलग विषय है, मैं उसमें नहीं